हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस चैप्टर पे ये हमारा लास्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट 5। तो मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस इस चैप्टर पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाइक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, देन एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और जो स्मॉलर यूनिट्स एंड बिगर यूनिट्स है, इन सब के बारे में कवर की हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में। देन हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 3 वाले वीडियो में मैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और सारा टॉपिक जो वर्नियर कैलिपर्स के अंडर में आता है सब कुछ कवर की हूँ। देन पार्ट 4 वाले वीडियो में मैं स्क्रू गॉज के बारे में एक्सप्लेन की हूँ, जिसमें मैं हर एक टॉपिक स्क्रू गॉज से रिलेटेड को बताई हूँ, डिस्कस की हूँ और एक्सप्लेन की हूँ। ओके, तो अगर आप वर्नियर कैलिपर्स पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं देन जरूर जाके देखें। तो आज के वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। सिंपल पेंडुलम इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल पेंडुलम में इस तरह का एक बॉब होता है। ओके, ये एक बॉब होता है जो एक रिजिड सपोर्ट से हैंग होता है विद द हेल्प ऑफ अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके, तो ये आइडियल डेफिनेशन होता है, बट एज यू नो स्ट्रिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, देन वो मासलेस नहीं हो सकता। बट मासलेस कहने का मतलब ये है कि उसका वेट जो है, उसका मास जो है वो बहुत ही कम रहता है। एंड इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि वो मीन्स इलास्टिक नेचर उसमें नहीं होता, यानी कि वो बॉब हैंग होने की वजह से उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होता है। अंडरस्टूड? सो a simple pendulum is a heavy point mass. ये heavy point mass को हम bob कहते हैं, known as bob, suspended from a rigid support by a massless and inextensible string. Okay, तो ये होता है हमारा सिंपल पेंडुलम। अब आप देखे होंगे कि क्लॉक्स वगैरह में ऐसे पेंडुलम लटके रहते हैं। सो दीज आर नॉट सिंपल पेंडुलम्स, ओके, दे आर कंपाउंड पेंडुलम्स। बट हम अब उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे आज के वीडियो में, और आपके सिलेबस के हिसाब से हमें बस सिंपल पेंडुलम के बारे में ही पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड सम टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू पेंडुलम। फर्स्ट वन इज ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम, यानी कि जहां से वो शुरू किया होगा वहीं पर वापस पहुंचेगा। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। लेट सपोज कि हमारा पेंडुलम जो है उसका मोशन इधर से, ये है हमारा मेन पोजीशन, देन ये पेंडुलम इधर गया, देन अगेन ये इधर आया, देन ये इधर आया। सो दिस इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। तो ये होगा हमारा वन ऑसिलेशन। ओके, ये मिडिल पॉइंट से शुरू किया, एक्सट्रीम साइड में गया, इस दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स में जाएगा, देन अगेन उसके मेन पोजीशन में आएगा। ये होता है हमारा वन ऑसिलेशन। मेन पोजीशन यानी कि वो पोजीशन जहां से वो अपना ऑसिलेशन शुरू किया होगा। अब लेट सपोज हमारा पेंडुलम का ऑसिलेशन हम इधर से शुरू करते हैं। ओके, लेट सपोज हम ये इस तरफ एक्सट्रीम पॉइंट को हम मेन पोजीशन मान लेते हैं। देन वन कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा? देन वन कंप्लीट ऑसिलेशन तब होगा जब ये इधर जाएगा एंड देन अगेन इधर आएगा। ओके, सो जहां से वो शुरू हुआ था वहीं पर ही वो वापस पहुंचेगा, तब जाके हमारा वन कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। ओके, सो व्हाट इज ऑसिलेशन? It is one complete to and fro motion of the bob of pendulum. Okay, तो ये है हमारा oscillation. Next is time period या period of oscillation. तो time period क्या होता है? ये one oscillation, अब जो मैं बताइए one oscillation, तो ये one oscillation को complete होने में जितना टाइम लगता है वो होता है हमारा time period. Okay, so the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called the time period.
ओके, तो टाइम पीरियड को मेजर हम सेकेंड्स में करते हैं, यानी कि इसका यूनिट है सेकेंड, एज यू नो, क्योंकि हम टाइम मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेकेंड ही होगा। देन नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि एक सेकेंड में, ओके, ओनली इन 1 सेकेंड कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक पेंडुलम कर पाता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट इट कैन डू इन 1 सेकेंड। ओके, तो ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट है सेकेंड इनवर्स, ओके, सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ओके, तो ये दोनों यूनिट्स में हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, या फिर उसका यूनिट्स है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज है। देन नाउ व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो ये आपको याद रखना है, t इज इक्वल टू 1/f, जहां पर t हमारा टाइम पीरियड है और f हमारा फ्रीक्वेंसी है। अंडरस्टूड? Then the next term regarding to pendulum is amplitude. Amplitude क्या होता है? Amplitude is the maximum displacement done by the pendulum on either sides of its main position. यानी कि अगर हम ये पहले केस की बात करें, देन ये है हमारा मेन पोजीशन, तो दोनों एक्सट्रीम साइड्स में वो कितना एरिया, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, so the maximum displacement of the bob from its mean position on either side is called the amplitude of oscillation. Okay, and the last term that we have to know is effective length of a pendulum. तो effective length of a pendulum का मतलब है जो लेंथ, ये रिजिड सपोर्ट से हमारा पेंडुलम का लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इफेक्टिव लेंथ हो। इफेक्टिव लेंथ होता है हमारे रिजिड सपोर्ट से ये जो बॉब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि बॉब का सेंटर तक जितना जितना लेंथ होगा, ये है हमारा इफेक्टिव लेंथ। ओके, तो ये है हमारे पेंडुलम से रिलेटेड टर्म्स। कौन कौन से अब हम सीखे ऑसिलेशन, then time period, then frequency, then amplitude and the effective length of simple pendulum. Okay, अब हम ये चीज के बारे में बात करेंगे कि हम ये पेंडुलम को यूज करके उसका टाइम पीरियड कैसे पता करें, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एज यू नो, पहले हमारा जो पेंडुलम है उसे वो रेस्ट में होना चाहिए। देन हम ये पेंडुलम को इस तरह उसके एक्सट्रीम पोजीशन में लेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे एंड देन हम उसे लीव कर देंगे। उसके बाद हम 20 ऑसिलेशंस, हाउ मेनी, 20 ऑसिलेशंस नोट करेंगे और देखेंगे कि ये 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे पेंडुलम को कितना टाइम लगता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप वॉच। ओके, तो इस तरह से हम इसका इफेक्टिव लेंथ चेंज करके बहुत बार नोट करेंगे एंड देन वी विल ऑब्जर्व समथिंग। देन हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इफेक्टिव लेंथ उसका मीन्स इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारा टाइम पीरियड जो है वो भी बढ़ता जाता है। ओके, एंड फर्दरमोर हम और अच्छी तरह से इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, देन इट इज लाइक दिस, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो हम देखें हमारे टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन कुछ इस तरह से आ रहा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें विथ लेंथ ऑन द एक्स एक्सिस एंड टाइम पीरियड ऑन द एंड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑन द वाई एक्सिस, देन हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, ये होगा हमारा ग्राफ विद अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करते हैं? स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, अब हम ये जो ग्राफ है इसे यूज करके इसका एक ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप किस तरह से निकालेंगे? हम ये पूरे लाइन में, पूरा जो ग्राफ बना है इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे। सो लेट दोस 2 पॉइंट्स बी हियर P एंड द अदर वन बी हियर
Q। अंडरस्टूड। तो ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है। अब हम ये P पॉइंट और Q पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, देन हम इसका स्लोप फाइंड करने के लिए इस तरह से PR डिवाइडेड बाय QR लेंगे। PR डिवाइडेड बाय QR। तो PR कितना है? ये PR, ये है हमारा PR। तो PR कितना है? इधर आप देख सकते हैं, isn't it? This is T1 square। अगर हमें ये लेंथ फाइंड करना है then it's obviously T1 square minus T2 square। then हमें डिवाइडेड बाय QR है, तो QR फाइंड करने के लिए ये क्या है? This is again L1 minus L2। तो इस तरह से हम ये जो ग्राफ है T स्क्वायर वर्सेस L का, उसको देखकर हम उसी ग्राफ का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम ये जब हम ये स्लोप फाइंड कर रहे थे देन हमें पता चला कि हम ये ग्राफ को यूज करके एक कांस्टेंट का वैल्यू भी पता कर सकते हैं, और वो कांस्टेंट है हमारा g, स्मॉल g। ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम सिंपल पेंडुलम को यूज करके किस तरह से एक पर्टिकुलर जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, दैट इज g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ। मीन्स ये जो ग्राफ का जो भी स्लोप आएगा उसे हम इधर डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? इसे याद रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल का एल ग्राफ। ओके, सो दिस वाज द thing that we found out when we found the slope of this t square versus l graph. Okay, next हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो ये टाइम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला है the time period of oscillation is directly proportional to the square root of its effective length। जो हम इधर बताएं, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में then it would be like t is directly proportional to root l, isn't it? दोनों सेम ही है और वही बात लिखा भी गया है। Factors affecting time period, the first one is the time period of oscillation is directly proportional to the square root of its effective length। Understood? तो इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एज ए सेड अर्लियर कि हमारा जो क्लॉक्स में जो पेंडुलम लगा रहता है वो सिंपल पेंडुलम नहीं रहता, रादर इट्स अ कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम में तो जो क्लॉक्स में जो पेंडुलम यूज करते हैं उसका जो स्ट्रिंग है जिससे वो बॉब हैंग होता है, वो स्ट्रिंग हमारा मीन्स इट्स मेड अप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मेटल्स। ओके, तो एज यू नो मेटल्स जो है विथ चेंज इन टेम्परेचर दे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी वजह से हमारे समर और विंटर में ये पेंडुलम का टाइम पीरियड भी डिफर करता है। ओके, तो समर्स में ये पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है जो मेटल से बना है, तो एज यू नो समर में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सपैंड होता है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ जो है पेंडुलम का वो बढ़ जाता है। ओके, तो एज यू नो जैसे इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा यानी कि ये जो पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है वो एक्चुअली स्लो हो जाएगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल कंडीशंस, वो स्लो हो जाएगा। अंडरस्टूड? बट अगर हम विंटर्स की बात करें देन विंटर्स में जो मेटल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब यानी कि उसका जो इफेक्टिव लेंथ है पेंडुलम का वो घट गया। अगर इफेक्टिव लेंथ घट गया देन उसका मतलब है जो टाइम पीरियड है वो भी घट जाएगा और पेंडुलम का जो ऑसिलेशन का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? सो this is a practical example that we can see regarding कि किस तरह से हमारा जो पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ टाइम पीरियड को अफेक्ट करता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फैक्टर। द सेकंड फैक्टर इज time period of oscillation is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity। See, okay, मैं नहीं लिखी हूँ। So the time period of oscillation is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity। यह है हमारा
तो ये जो रिलेशन है इससे हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से टाइम पीरियड को अफेक्ट करता है। ओके तो इसी वजह से जब हम पेंडुलम को माउंटेन्स में लेके जाते हैं या फिर माइंस में लेके जाते हैं देन उसका टाइम पीरियड डिफर करता है। ओके टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाता है। वाई? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं दोनों ही केसेस में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो घट जाता है। ओके सॉरी मैं कही कि टाइम पीरियड घट जाता है। टाइम पीरियड घटता नहीं है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ओके टाइम पीरियड बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो क्लॉक जो है वो स्लो चलता है। ओके next factor is the time period of oscillation does not depend on the mass or material of the body suspended। यानी कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो ये बॉब के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल या बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है। And the fourth one is the time period of oscillation does not depend on the extent of swing on either side। मीन्स जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो कितना दूर ये बॉब डिस्प्लेस हुआ उस पर भी डिपेंड नहीं करता। अंडरस्टूड? एंड yes now we will see the expression for the time period of simple pendulum। तो simple pendulum का टाइम पीरियड निकालने के लिए ये होता है हमारा एक्सप्रेशन दैट इज t is equal to 2 pi under root L by G। t is equal to 2 pi under root L by G। इसमें t है हमारा टाइम पीरियड 2 pi एंड रूट L है हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड G है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके तो ये सब था फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में। तो सेकेंड्स पेंडुलम जो है वो हमारे नॉर्मली घरों में और ऑफिस में यूज किया जाता है। तो सेकेंड पेंडुलम का खासियत ये है कि उसका टाइम पीरियड जो है वो होता है 2 seconds। ओके thus a pendulum with a time period of oscillation equal to 2 seconds is known as seconds pendulum। और ये seconds pendulum का इफेक्टिव लेंथ होता है नियरली 1 मीटर। ओके तो ये सब था आज के हमारे वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं एंड इफ यू डोंट नो आई वांट टू से दैट मैं इसी तरह के वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 9 के लिए भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं देन डू डेफिनेटली वॉच इट। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।